वेलकम टू माय चैनल। अब श्रीकादिया हम लोग स्टडी कर रहे हैं 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक। यहाँ पर चिंतन एवं भाषा ये एक टॉपिक है। इसका पेज नंबर चैप्टर नंबर इसका यहाँ पर है। चैप्टर नंबर यहाँ पर जो है 8 है। और ये जो टॉपिक है ये हमारा टॉपिक रीट में भी यहाँ पर हमारे साथ ऐड हुआ है। इस टॉपिक में जो चैप्टर है उसमें तर्कना भी इसमें दिया हुआ है। चिंतन, भाषा और तर्कना, तीन चीज हम यहाँ पर इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि चिंतन क्या चीज है। तो चिंतन जो है वो ये है कि चिंतन जैसा हम सोचते हैं बस वही है। हमारे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं वो हमारा चिंतन यहाँ पर कहलाता है। अब यहाँ पर चिंतन की कुछ डेफिनेशंस दी है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो है बैरोट की। 1992 में बैरोन ने जो चिंतन की डेफिनेशन दी उसके अनुसार था कि चिंतन में संप्रत्यों, प्रतिज्ञाप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। चिंतन में क्या है? संप्रत्य है, प्रतिज्ञाप्ति है और मानसिक प्रतिमाओं का जोड़ तोड़ है। आपके दिमाग में सोच जो चलेगी वो क्या चलेगी? जो आपने पहले कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है, जो चीजें आपने सुन रखी है, देख रखी है, वही आपके विचारों में आएगी। सेकंड जो डेफिनेशन यहाँ पर आती है वो आती है सिल्वरमैन की। 1978 में सिल्वरमैन ने क्या डेफिनेशन दी? उन्होंने कहा कि चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक और घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। तो ये चिंतन की एक डेफिनेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है सेंड्रोप की 1995 की। चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ सम्मिलित होता है, विशेषकर जब हम संप्रत्य का निर्माण करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, तर्क करते हैं या फिर निर्णय लेते हैं। तो ये सेंड्रोप की डेफिनेशन थी जिसमें क्या था, उन्होंने समस्या समाधान की यहाँ पर बात की। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें चिंतन प्रक्रिया के बारे में कुछ ठोस जानकारी प्राप्त होती है। उसमें सबसे पहला फैक्ट यहाँ पर जो निकला है वो ये है कि चिंतन है क्या। चिंतन में प्रतीकों, प्रतिमाओं आदि का मानसिक जोड़ तो होता है। इसका स्पष्ट मतलब क्या हुआ कि चिंतन में वस्तुओं का वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम वस्तुओं का कुछ प्रतिमा हम बना लेते हैं और उसी आधार पर चिंतन की प्रक्रिया होती रहती है। सेकंड फैक्ट तो जो तथ्य है वो निकल कर यहाँ पर यह आया कि चिंतन क्या है? चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्दीपक या कोई समस्या जो है उसके प्रति की गई सही अनुक्रिया या उसके समाधान के बीच में होने वाली प्रक्रिया है। तो ये आपका यहाँ पर चिंतन है। दूसरा ये फैक्ट हमारे सामने निकल के आया कि चिंतन क्या है? चिंतन वो प्रक्रिया है जिसमें हम समस्या का समाधान ढूंढे। अब चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर चिंतन को कई भागों में बांटकर मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, जबकि रिक बार्डो और रुक ने 1977 में चिंतन को दो भागों में यहाँ पर बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में यहाँ पर बांटा है। पहला तो है स्वली चिंतन और दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। स्वली चिंतन क्या होता है? स्वली चिंतन जो है वो ये होता है कि स्वली चिंतन होता है आप अपने बारे में अपने हिसाब से सोचें, ठीक है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपका ड्रीम है, आपने एग्जाम पास कर लिया, आपका बंगला होगा, आपकी गाड़ी होगी, आपकी शादी बहुत अच्छी से लड़की से हो जाएगी। ये सब क्या है? स्वली चिंतन है। और यथार्थवादी चिंतन आपका क्या होता है? यथार्थवादी चिंतन होता है कि तथ्य के साथ आप सोचें। जैसे आप कहीं गाड़ी ले गए तो अचानक से आपकी गाड़ी बीच में रुक गई, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ क्या, उसके साथ में तथ्यात्मक चीजों के बारे में सोचेंगे कि कहीं जैसे पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया, इंजन में कोई खराबी नहीं आ गई, टायर तो नहीं कट गया। तो ये सब चिंतन क्या है? उस परिस्थिति से रिलेटेड यथार्थवादी चिंतन है आपका। तो चिंतन कितने प्रकार का हुआ? चिंतन दो प्रकार का हुआ, स्वली और यथार्थवादी। अब ये जो यथार्थवादी चिंतन है उसको भी जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने तीन भागों में बांटा है, अभिसारी, सर्जनात्मक और आलोचनात्मक। अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन होता है किसी भी समस्या का एक पर्टिकुलर समाधान, यानी एक टू द पॉइंट हमने किसी समस्या का समाधान यहाँ पर निकाला है। जैसे एग्जांपल दिया है कि 5 को अगर 2 से हम गुणा करें
तो 5 दूना कितना होता है, 10 होता है, और इसके अलावा इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। यानी जिसका एक ही परिणाम निकले वो आपका क्या हो गया, चिंतन, अभिसारी चिंतन हो गया। ठीक है, इसका समाधान आपके पास में समस्या का आपको मिलेगा। दूसरा कौन सा होता है, सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन क्या करता है कि समस्या का समाधान तो करता है या नहीं करता है, पर उसके बारे में बहुत सारी चीजें वो बता देता है। जैसे हम एक पेन की बात करें, आपके पास एक पेन है, ठीक है। अब इस पेन से आप क्या करते हैं, अगर आप सिंपल सा अगर बात करेंगे तो इस पेन से मैं क्या करूंगा, लिखूंगा। ये एक सिंपल सा इसका समाधान हुआ। मगर सृजनात्मक चिंतन में आप क्या करेंगे, इस पेन के बहुत सारे उपयोग आप बता सकते हैं। तो वो बहुत सारे उपयोग क्या है, उस समस्या का समाधान देंगे या नहीं देंगे, इसका कोई एक निश्चित उत्तर आपके पास नहीं होगा। तो आपका जो सृजनात्मक जो चिंतन है वो क्या हो गया है कि ये जो एक समस्या है उसके कई सारे आपने समाधान यहाँ पर खोज लिए। ठीक है, और इसको अपसारी चिंतन भी कहते हैं। और अभिसारी चिंतन में क्या है, टू द पॉइंट अपन ने बात करी है कि यहाँ पर चिंतन क्या होगा, एक ही होगा, है ना। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है इसके बाद में, आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन में व्यक्ति क्या करेगा, उसके गुण और दोष दोनों को साथ में देखेगा कि हमें उसके क्या क्या गुण हैं इस चिंतन में और क्या क्या उसके दोष निकलेंगे। जैसे आप कोई भी काम करेंगे, अब यहाँ पर आप उस काम के लिए सबसे पहले तो देखेंगे उस काम को करने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आलोचनात्मक चिंतन कहलाएगा। जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पूरा सिलेबस देखेंगे। सिलेबस के बाद में कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे आप उनको छोड़ेंगे, मगर आप उन पे विश्लेषण करेंगे, एक चिंतन करेंगे, आलोचनात्मक चिंतन करेंगे कि अगर आप वो टॉपिक पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, या उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो उससे आपको एग्जाम में कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। ये जो चिंतन कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, आलोचनात्मक चिंतन यहाँ पर कहलाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है चिंतन के मूल तत्व। चिंतन बेसिकली किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, क्या क्या चीजें उसे प्रभावित करती है, वो क्या कहलाएंगे, आपके चिंतन के मूल तत्व कहलाएंगे। तो पहला तो है मानसिक प्रतिमा। मानसिक प्रतिमा का चिंतन पे बहुत अधिक महत्व है। देखिए, मानसिक प्रतिमा जो होती है ना, इसे कहते हैं इमेज, यानी किसी भी चीज के लिए आपके दिमाग में फोटो बन जाना कि ये चीज कैसी है। ये चीज आपको चिंतन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, या ये कह सकते हैं कि चिंतन मूलतः प्रतिमा पर ही निर्भर करता है। जैसे कोई लड़की है, उसके बारे में आप सोचते हैं, तो आपके दिमाग में उसको देख के उसकी जो इमेज बनी है उसके बाद ही आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। अब बेसिकली प्रतिमा की डेफिनेशन मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या दी जा गई है, वो ये है कि मार्गन, किंग और रॉबिन्सन 1981 के अनुसार सामान्यतः गत अनुभूतियों की कुछ विशेषताओं के पृथक्करण की प्रतिमा कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि अनुभूतियों की कुछ खास खास विशेषताओं को जब हम मानसिक रूप से अलग करने में समर्थ हो जाते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिमा कहते हैं। जैसे आप किसी भी व्यक्ति से मिले तो आप उसकी किसी क्वालिटी को देखकर अपने दिमाग में एक उसकी इमेज बना लेंगे कि वह व्यक्ति ऐसा है, वही चीज आपकी क्या कहलाएगी, प्रतिमा कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद में प्रतिमा के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि प्रतिमा के महत्व को बहुत सारे इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि इमेज का क्या रोल है। देखिए, इमेज जिस व्यक्ति की आपके दिमाग में जैसी बनती है तो आपको वो व्यक्ति वैसा ही दिखाई देता है। जैसे अमरीश पुरी का एग्जाम्पल ले लीजिए। अमरीश पुरी ने अपनी लाइफ में सब नेगेटिव रोल किए, तो आपके दिमाग में उसकी इमेज कौन सी है, विलेन वाली है। ठीक है, यही शाहरुख खान को लेकर अगर हम चलते हैं तो उसकी इमेज कैसी है, हीरो वाली है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कोई भी नेता है आपके क्षेत्र का, तो जैसा वो काम करेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसकी इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है तर्कना। तर्कना टॉपिक आपका किसमें दिया है, तर्कना जो टॉपिक है वो आपका रीट में भी जोड़ा गया है नया। तो तर्कना क्या है, तर्कना एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। आपका 100% क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि तर्कना क्या है। तर्कना एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। व्यक्ति तर्कना के माध्यम से अपने चिंतन को क्रमबद्ध बनाता है तथा तर्क वितर्क के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है।
यहाँ पर सिर्फ तर्कना में जेम्स ट्रेवर की एक डेफिनेशन दी गई है, तो ये डेफिनेशन आपको 101% याद होनी चाहिए कि तर्कना अगर आपका टॉपिक रीट में जोड़ा गया है या फिर अन्य कहीं आप पढ़ते हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में सिर्फ जेम्स ट्रेवर की डेफिनेशन है 1968 की। तर्कना चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष होता है अथवा सामान्य नियमों के आधार पर समस्या का समाधान होता है। यानी तर्कना में समस्या समाधान की बात यहाँ पर की गई है। समस्या समाधान के लिए चिंतन और तर्कना की आवश्यकता होती है। तर्क के लिए कल्पना की भी आवश्यकता होती है। तर्क शक्ति का विकास क्रमशः होता है तथा इसमें व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है। अब तर्कना के क्या प्रकार हैं? तो सबसे पहला प्रकार हम यहाँ पढ़ेंगे तर्कना का निगमनात्मक तर्कना। निगमनात्मक तर्कना में क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी एक नियम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, नियम दिया हुआ है और हमको यहाँ क्या करना है, नीचे नियम के आधार पर हम विचार करेंगे उसके अन्य पहलुओं पे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपन निगमनात्मक विधि भी पढ़ते हैं और ये मानव और पशु दोनों द्वारा की जा सकती है। निगमनात्मक जो तर्कना है वो मानव और पशु दोनों द्वारा की जा सकती है और ये कुछ वाक्य होते हैं जिनके आधार पर आप निर्णय निकाल लेते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया, जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, तो एक मोहन है वो भी मनुष्य है और क्योंकि मनुष्य मरणशील है इसलिए मोहन भी क्या हो गया, मरणशील हो गया। तो ये हमने एक नियम दिया और उसके आधार पर ये दो हमने रिजल्ट निकाले। आज्ञात्मक तर्कना क्या होती है कि हम विभिन्न प्रकार के तथ्य यहाँ पर इकट्ठे करते हैं, ठीक है। अलग अलग तथ्य हम इकट्ठे करेंगे और उसके आधार पर हम एक नियम निकालते हैं, तो वो आपका आज्ञात्मक तर्कना कहलाता है। यहाँ पर रुख की एक डेफिनेशन है कि आज्ञात्मक तर्क जो चिंतन है उसमें चिंतक अपनी कल्पना के आधार पर कुछ ऐसी चीजों को जोड़ता है जो प्रस्तुत आंकड़ों से सीधे ज्ञात कर नहीं लिए जा सकते। आलोचनात्मक तर्कना क्या कहलाएगी, वही है कि यदि किसी भी तथ्य के बारे में अगर आप उसके गुण और दोष दोनों के बारे में सोचते हैं या परख करते हैं, उसे एज इट इज यानी हूबहू अगर उसको स्वीकार नहीं करते हम और उसके गुण और दोष दोनों के बारे में सोचकर फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, आलोचनात्मक तर्कना यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट आपका इसके बाद में आता है आलोचनात्मक तर्कना के बाद में सादृश्यवाची तर्कना। सादृश्यवाची तर्कना में क्या होता है, सादृश्यवाची तर्कना होती है कि जैसे कोई दो चीजें हैं जो सादृश्य यानी एक जैसी है और हम उन दोनों के बीच में तुलनात्मक रूप से तर्क करके रिजल्ट निकालते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि झांसी की रानी और महाराणा प्रताप, झांसी की रानी और महाराणा प्रताप दोनों ही एक जैसे हैं, तो हम तुलना कर सकते हैं कि जिस तरह झांसी की रानी ने अंत तक अंग्रेजों से हार नहीं मानी, उसी तरह महाराणा प्रताप ने भी अकबर से हार नहीं मानी। तो ये तुलना जो तर्क दिया आपने वो क्या हो गया, सादृश्यवाची तर्कना हो गया। नेक्स्ट आता है आपका निर्णय। निर्णय क्या हो गया, एक तरीके से समस्या समाधान का व्यवहार हो गया। इसमें क्या होगा कि व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं और उनमें से क्या करना होता है, उसको उनमें से किसी एक रिजल्ट को उसको निकालना होता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, निर्णय प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए सेंट्रोक की एक डेफिनेशन है, निर्णय में विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है और उनमें से कुछ को चुन लिया जाता है। मार्गन, किंग, विस्प और स्कॉपलर 1986 में इन्होंने एक डेफिनेशन दी, उसमें उन्होंने यह बताया कि निर्णय एक तरह का समस्या समाधान है जिसमें हम लोगों को कई विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से हम लोगों को कुछ चुनना होता है। तो निर्णय क्या है, वही मल्टीपल चॉइस वाली बात है कि चारों ऑप्शन आपको इक्वल लग रहे हैं पर उसमें से आपको एक करेक्ट आंसर आपको चुनना है। अब निगमनात्मक और आज्ञात्मक तर्कना में हमें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं और निर्णय लेने में हम ज्ञान व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। क्लियर है, इसमें तो क्या करेंगे, नियम बनाया आपने, उसके आधार पर आपने रिजल्ट निकाला। इसमें आपने क्या किया, कुछ तथ्य कुछ फैक्ट उसके बारे में कलेक्ट किए, इकट्ठे किए, उसके बाद आपने अपना समाधान निकाला। निर्णय में क्या किया आपने कि आपके पास ऑलरेडी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों आपको विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से ही आपको क्या करना है, अपना रिजल्ट निकालना है। समस्या समाधान क्या है, समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो पहली लाइन होती है पैराग्राफ की। समस्या समाधान क्या है, ये एक संज्ञानात्मक व्यवहार है
समस्या समाधान उस समय आवश्यक हो जाता है जब व्यक्ति किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है, परंतु लक्ष्य आसानी से उपलब्ध नहीं होता। अगर लक्ष्य आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो आपके पास कोई समस्या रहेगी नहीं। अगर लक्ष्य आसानी से उपलब्ध नहीं होगा तब समस्या उपलब्ध होगी, उसका समाधान आप ढूंढेंगे। जैसे कि एग्जाम है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें बिना पढ़े अगर आसानी से आप सेलेक्ट हो जाते तो कोई समस्या थी ही नहीं। मगर इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस समस्या का आपने समाधान क्या निकाला कि हमें पढ़ना है, फिर उसका परिणाम क्या निकलेगा, सकारात्मक निकलेगा। यहाँ बैरोन ने 2001 में जो डेफिनेशन दी है उसमें कहा कि समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रिया को करने और उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है ताकि वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। मैटलिन है, उन्होंने 1983 में समस्या समाधान के 3 महत्वपूर्ण पहलू दिए हैं। देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं। तीनों महत्वपूर्ण जो पहलू हैं वो किसने दिए हैं, यहाँ पर तीनों महत्वपूर्ण पहलू हमने दिए हैं मैटलिन ने 1983 में। समस्या समाधान के यहाँ पर मैटलिन ने 3 पहलू यहाँ पर दिए हैं। पहला है मौलिक अवस्था, कब दिए थे, 1983 में। ये चीज आप जरा अपने दिमाग में रखें। पहली है मौलिक अवस्था, दूसरी है लक्ष्य अवस्था और तीसरी है नियम। मौलिक अवस्था क्या है, मौलिक अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जो समस्या के सामने आने पर प्रारंभ में उत्पन्न होती है, वो मौलिक अवस्था होती है। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम का फॉर्म भर दिया, अब आपको ये नहीं पता कि पढ़ना क्या है। लक्ष्य अवस्था, लक्ष्य अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जो लक्ष्य पर पहुंचने अर्थात समस्या समाधान होने के बाद उत्पन्न होती है। यानी अब आपको ये तो पता चल गया कि किताबें, ये किताबें आपको पढ़नी है, मगर पढ़नी है, अभी समस्या है। नियम से तात्पर्य उन कार्यविधि से होता है जिसे व्यक्ति समस्या की मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुंचने में अपनाता है। तो यहाँ पर नियम क्या हो गया कि आपको पहले पता नहीं था आपको क्या पढ़ना है, ये मौलिक अवस्था हो गई। लक्ष्य अवस्था कि आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये किताबें आपको पढ़नी है, ये लक्ष्य अवस्था हो गई। नियम क्या हो गया कि जब आपको कुछ भी नहीं पता था, फिर आपने जितना भी सर्च किया, इधर पढ़ा उधर पढ़ा, इससे देखा उससे देखा, फला कोचिंग, फला इंस्टीट्यूट, फला नोट्स, फला पीडीएफ आपने देखे और आपने रिजल्ट निकाला कि सबसे बेस्ट आरबीएससी बोर्ड की किताबें पढ़ना ही है, इनसे बाहर कुछ नहीं आता है। तो ये जो प्रोसेस आपका हुआ, ये आपका क्या कहलाया, नियम अवस्था कहलाया। आई होप कि तीनों चीजें आपकी क्लियर होगी। तीनों कंसेप्ट किसके थे, तीनों चीजें समस्या समाधान की थी। किसने दिया था, मैटलिन ने इनको दिया था 1983 में। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्रियाकलाप दिया है। समस्या समाधान की विधियां और उपाय। समस्या समाधान किस तरीके से होगा, किन किन विधियों से होगा और उनके क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, यहाँ पर ये दी है। तो यहाँ 2 विधियां यहाँ दी है समस्या समाधान की। एक तो दी है यादृच्छिक अन्वेषण और दूसरा दिया है स्वतः शोध अन्वेषण। यादृच्छिक अन्वेषण आपका क्या कहता है कि यादृच्छिक अन्वेषण के लिए व्यक्ति प्रयत्न त्रुटि का सहारा लेता है, फिर उसके बाद में वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है। इसमें यादृच्छिक अन्वेषण एक तो अक्रमबद्ध यादृच्छिक भी हो सकता है और क्रमबद्ध यादृच्छिक भी हो सकता है। अब सामान्य भाषा में अगर आपसे समझे कि यादृच्छिक अन्वेषण क्या है, तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप ठोस कंटेंट, कोई चीज ऐसी ढूंढ रहे हैं कि बस एक किताब ऐसी मिल जाए कि इसे पढ़ो और मैं पास हो जाऊं, मगर वो डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप मार्केट जाएंगे, गाइड खरीदेंगे, कुछ प्रश्न बैंक खरीदेंगे, फिर किसी कोचिंग के नोट्स खरीदेंगे, फिर आपको लगेगा नोट्स देख के कि कोचिंग करना जरूरी है, आप कोचिंग में जाएंगे, खुद के नोट्स बनाएंगे, वहां से आने के बाद फिर आप अपने बुक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ेंगे। तो इतना सारा आप अलग अलग क्या करेंगे, प्रयत्न और त्रुटि का सहारा लेंगे। जहां पर कुछ किताबें पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये चीजें बेकार है, ये चीजें सही है, तो ये जो अन्वेषण है वो आपका क्या कहलाता है, यादृच्छिक अन्वेषण आपका कहलाता है। स्वतः शोध अन्वेषण विधि, आपकी स्वतः शोध अन्वेषण विधि जो है वो क्या कहती है कि इस विधि में व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता, बल्कि सिर्फ उन विकल्पों का चयन करके
समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होती है। यदि इसे आप सामान्य भाषा में समझेंगे तो क्या है कि स्वतः शोध अन्वेषण क्या है कि हमने तैयारी करनी शुरू की। सबसे पहले हम सिलेबस पकड़ेंगे। सिलेबस में जो लास्ट लाइन लिखी है कि समस्त जो पाठ्यक्रम है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी की किताबों या एनसीईआरटी की किताबों से रिलेटेड है। तो हम कहीं नहीं जाएंगे, आरबीएससी बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबें हमने उठाई, जो जो टॉपिक थे हमने वो टॉपिक उनमें से पढ़े और उन्हें ही हमने अच्छे से तैयार कर लिया। तो ये आपका क्या कहलाया, स्वतः शोध अन्वेषण विधि। यानी आपने 10 तरह की चीजें ट्राई नहीं की, कुछ विकल्प आपने लिए और उसी से आपने समस्या का समाधान निकाल लिया। अब स्वतः शोध अन्वेषण में 3 प्रविधियां आती हैं। पहला है साधन साध्य, पश्चगामी और योजक विधि। यहाँ पर तीनों की डिटेल नहीं दी गई है। तो साधन साध्य तो ऐसा है कि जैसे आपके पास कोई बुक है, किताब है या कोई भी साधन है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा देता है। पश्चगामी अन्वेषण क्या होता है कि चीजें हमने ट्रायल तो कर ली मगर उसके बाद हमें उसमें लगता है कि इसमें ये चीज और होनी चाहिए। जैसे हमने आरबीएससी बुक पढ़ी, फिर हमें लगेगा कि हम थोड़ा एनसीईआरटी भी पढ़ लें, ये पश्चगामी। और योजक विधि क्या होगी कि हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे और आरबीएससी भी पढ़ेंगे। यानी अगर हमने 2 विकल्प लिए तो हम दोनों विकल्पों को लेके चलेंगे। साधन साथी हमने एक ही विकल्प को लिया, उसे ही हमने चुना और उसी में समस्या समाधान ढूंढा। पश्चगामी विधि हमने 2 विकल्प लिए, दोनों में से एक को पढ़ा, एक के बाद हमने दूसरे को पढ़ा। योजक विधि दोनों को साथ लेके हमने शुरू से ही पढ़ा। तो ये चीजें थी आपकी समस्या समाधान के बारे में। अब भाषा और उसका रूप हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, ये जो भाषा और उसका रूप है ये आपके टीचिंग मेथड्स में आता है काम में, ठीक है। भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है जिसका उपयोग हम एक दूसरे से संचार के समय करते हैं। हरलॉक के अनुसार भाषा से तात्पर्य विचारों के तथा अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने वाले उन साधनों से है जिनसे संज्ञान या विचारों के आदान प्रदान के सभी पक्ष, जैसे लिखना है, बोलना है, संकेत, चेहरे की अभिव्यक्ति, हाव भाव, मुंह का अभिनय, ये सब इसमें सम्मिलित है। तो हरलोक के अनुसार भाषा क्या हो गई कि विचारों का आदान प्रदान जो भी है, जैसे लिखना, बोलना, संकेत, चेहरे के आपके हाव भाव जो भी है, ये सब चीजें आपकी भाषा में इंक्लूड होगी। स्टॉर्ट के अनुसार व्यापक अर्थों में भाषा का आश्रय निस्संदेह ऐसे साधन से है जिसके द्वारा अर्थ एवं भाव का लोगों के बीच में संप्रेषण हो जाता है। आप क्या बोल रहे हैं उस अर्थ और आपके भाव का लोगों के बीच में संप्रेषण भाषा कहलाता है, ये स्टॉर्ट ने कहा। और हरलॉक ने क्या कहा कि सब चीजें लिखना, बोलना, संकेत, हाव भाव, ये सब चीजें आपकी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। भाषा लिखित भी हो सकती है, भाषा मौखिक भी हो सकती है। तो भाषा को अगर सामान्य शब्दों में हम समझें तो क्या है, भाषा एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया या संप्रेषण का माध्यम हो गया। अब भाषा कितने प्रकार की यहाँ पर होती है ये हम देखेंगे। तो भाषा वाचिक, सांकेतिक और आलेखीय, 3 प्रकार से यहाँ पर भाषा का वर्गीकरण किया गया है। वाचिक में क्या होगा कि शब्दों, वाक्यों, वाणी यानी वाचिक रूप से बोलकर जब हम अपनी भावनाओं या संदेश की सूचना को व्यक्त करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, वाचिक कहलाएगा। सांकेतिक क्या होता है, जब अपने हाथों के, चेहरे के, शरीर के हाव भावों से अपनी भाषा को समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे गूंगे बहरों की जो लैंग्वेज होती है वो आपकी क्या कहलाती है, सांकेतिक भाषा। आलेखीय भाषा क्या होती है, जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाएं, इच्छाएं, सूचनाएं लिखकर प्रस्तुत करता है। कौन सी हो गई आपकी आलेखीय भाषा। नेक्स्ट आपका आता है भाषा की संरचना। भाषा को निर्धारित करने वाले जो रूप है उसमें 4 प्रमुख तत्व यहाँ पर दिए हैं। पहला है ध्वनिग्राम, रूपग्राम, वाक्य विन्यास, अर्थ विज्ञान। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे, ध्वनिग्राम यहाँ पर कहेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ण जो हम जनरली हिंदी में पढ़ते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं जो अल्फाबेट कहलाते हैं, वही यहाँ पर क्या है, ध्वनिग्राम है। और
इनकी जो भूमिका है वो चिंतन में नहीं के बराबर होती है। तब ध्वनिग्राम अपने को आपस में शब्द, उपसर्ग या प्रत्यय बनाने के लिए संयोजित कर लिया जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? रूपग्राम यहाँ पर कहेंगे। क्या कहेंगे? रूपग्राम यहाँ पर कहेंगे। जैसे कैट, बैट, ये सब क्या हो गए? रूपग्राम हो गए। तीन तीन ध्वनिग्राम यहाँ पर संयोजित है, यानी वर्णों से हमने यहाँ क्या बना लिए? शब्द यहाँ पर बना लिए। तो इस तरीके से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी हो गई? रूपग्राम यहाँ पर हो गई। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या हो गई? यहाँ पर रूपग्राम हो गई। नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि रूपग्राम को संयोजित करके जटिल शब्द और वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, वाक्य की दो संरचना होती है, एक तो होती है सतही संरचना और दूसरी होती है गहरी संरचना। वाक्य की सतही जो संरचना होती है उसमें लिखे गए या बोले गए वाले जो शब्द है वो अक्षरिक शब्द से होते हैं, जबकि गहरी संरचना में क्या होता है कि उसके अंतर्निहित अर्थ होता है। एक ही गहरी संरचना को कई सतही संरचनाओं से अभिव्यक्त किया जा सकता है। जिस तरह ध्वनिग्राम और रूपग्राम को संयोजित करने का नियम होता है, उसी तरह वाक्यों और उनके अर्थों को संरचित करने के भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को व्याकरण कहा जाता है, जिसके दो पहलू हैं, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। तो यहाँ पर जो पहला था ध्वनिग्राम और रूपग्राम, वो सामान्य भाषा थी, और इन दोनों को जोड़ने का जो काम आएगा वो कहाँ आएगा? व्याकरण में आएगा। और व्याकरण में दो कौन से पार्ट हो गए? वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान नियम। अब जो आपका वाक्य विन्यास नियम है वो एक ऐसा तंत्र है जो ये निर्धारित करता है कि व्यक्ति किस तरह से शब्दों का उपयोग व्याकरणीय वाक्यों के निर्माण में करता है। अर्थ विज्ञान यह बतलाता है कि व्यक्ति रूपग्राम एवं वाक्यों से किस प्रकार के अर्थ निकालता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है भाषा का विकास किस तरीके से हुआ। बच्चों में भाषा के विकास से पूर्व उनमें कुछ ऐसे व्यवहार देखने को मिलते हैं जिन्हें भाषा विकास का प्रारंभिक रूप माना जाता है। तो सबसे पहले क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव इसमें प्रमुख है। तो शुरुआत भाषा की कहाँ से होगी? क्रंदन, हाव भाव बच्चे की, ये सब भाषा की शुरुआत है, जहां पर भाषा के विकास की उसमें नींव पड़ती है। और ये स्टेज आपकी क्या कहलाती है? पूर्व भाषागत अवस्था कहलाती है। नवजात शिशुओं में क्रंदन या रोना शिशुओं द्वारा उत्पन्न प्रथम ध्वनि है। प्रथम ध्वनि कौन सी है? क्रंदन या रोना। फिर उसके बाद रोने में भी उसके चेंज आने लग जाता है, वो अपने हाथों के एक्सप्रेशन करता है, पैर पटकना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से माँ बाप भी क्या है, बच्चे के रोने से पता लग जाता है कि उसको क्या चाहिए। अब 6 महीने का जो बच्चा हो जाता है वो क्या करता है? बलबलाने लग जाता है। बलबलाने का मतलब है ऐसे कुछ भी इस तरीके के शब्द वो निकालने लग जाता है। तो ये क्या है? मानव वाणी का प्रथम लक्षण वो कहलाता है। यह लक्षण 5वीं माह तक भी आपको दिखाई देने लग जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे ना जो अक्षर बोलने लग जाता है, जैसे म, ह, द, ब, इस तरीके के। तो ये मानव वाणी का पहला अक्षर। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उसकी पुनरावृत्ति करेंगे और इसे आत्म अनुकरण कहते हैं। जब वे एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आत्म अनुकरण कहते हैं। यानी 6 महीने का बच्चा क्या कर रहा है? 6 महीने का बच्चा आत्म अनुकरण यहाँ पर कर रहा है। अब 18 से 20 महीने का जो बच्चा है वो दो शब्द की अवस्था में प्रवेश कर चुका है, यानी दादा, मामा, पापा, इस तरह के शब्द वो बोलने लग जाता है। और 2.5 साल की उम्र में बच्चा का विकास भाषा का होने लग जाता है। बच्चा सुनकर अपनी भाषा का विकास करने लग जाता है 2.5 साल का। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि बच्चा भाषा सुनकर कब से सीखता है? तो 2.5 साल का बच्चा भाषा सुनकर सीखने लग जाता है। भाषा का अर्जन। व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा का विकास अधिगम के सिद्धांतों साहचर्य, अनुकरण, पुनर्विलन पर आधारित है। व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा का विकास किस तरीके से होता है? साहचर्य से, अनुकरण से और पुनर्विलन से। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि रूपायतन का सिद्धांत क्रमिक रूप से वांछित अनुक्रिया के समीप ले जाता है, जिससे बच्चा उतना ही अच्छा बोलता है जितना कि एक वयस्क यानी बड़ा आदमी बोल पाता है। उच्चारण एवं भाषा शैली में क्षेत्रीय भिन्नता देखने को मिलती है, जिसका कारण दिए गए प्रतिमान पुनर्विलन में भिन्नता होती है।
स्किनर का अधिगम पर बल देना यह स्पष्ट करता है कि शिशु सुनी हुई भाषा को कैसे अर्जित करता है और नए शब्दों को अपने शब्दकोश में कैसे जोड़ता है। जबकि चॉम्स्की क्या कहते हैं कि व्याकरण सीखने की अंतर्निहित तत्परता पर बल देते हैं। उन्होंने भाषा विकास की जन्मजात प्रतिज्ञप्ति का प्रतिपादित किया। उनके अनुसार क्या था कि बिना पढ़ाए भी बच्चे जिस दर से शब्दों और व्याकरण को अर्जित कर लेते हैं, उसकी व्याख्या मात्र अधिगम के सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। चॉम्स्की का मानना था कि बच्चा खुद अपनी भाषा को अर्जित कर लेता है, उसे अपनी भाषा सिखाने की जरूरत नहीं होती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा का विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होती है, बच्चों में सर्व भाषा व्याकरण पहले से व्याप्त होती है, जिसका अर्थ यह है कि वे जिस भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को भी सरलता से सीख लेते हैं। यानी चॉम्स्की यहाँ पर कहते हैं कि यदि आपको बच्चे को भाषा सिखानी है तो उसे अपनी मातृभाषा सिखाने की आपको जरूरत नहीं है। वो अपनी मातृभाषा खुद ही सीख लेता है और उसकी व्याकरण भी वो खुद ही सीख लेता है। अब भाषा का क्या उपयोग है? तो भाषा का सबसे ज्यादा उपयोग तो सामाजिक रूप से संप्रेषण में आता है कि हमें संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपका उसके बाद में आता है कि भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत यहाँ पर क्या कहता है कि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि भाषा एवं चिंतन की उत्पत्ति अलग अलग होती है। यह विकास समानांतर होता है और विभिन्न चरणों में होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास की अवस्थाएं इस प्रकार है। प्रथम अवोदितकी चिंतन शून्य वाक सहज अवस्था यानी 9 स्टेप में विकसित होती है। इसमें शब्दों के प्रतीकात्मक आशय सीखे जाते हैं। यानी फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि शब्द है, जैसे क है तो क कैसे लिखा जाएगा उसकी शक्ल वो देखेंगे, भाई हाँ क इस तरीके से जैसे ए फॉर एप्पल लिखा जाता है। दूसरी अवस्था आत्म केंद्रित भाषा की होती है, जहां बच्चे बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी बातों को कहते हैं जिन्हें वे कर रहे होते हैं, भले ही उन्हें कोई सुने या न सुने। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो अपने आप में ही बातें करते रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप उनकी बात सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो। और यहाँ पर ये जो है ये पहली जो अवस्था है उसमें क्या है, प्रतीकात्मक आशय यानी वो इशारों में बात करेगा, ठीक है। और दूसरी अवस्था है आत्म केंद्रित यानी वो खुद से ही बात करेगा। तो आत्म केंद्रित भाषा की बात किसने करी है? वाइगोत्स्की ने यहाँ पर करी है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि आत्म केंद्रित भाषा की बात किसने करी है? वाइगोत्स्की ने करी है। तीसरी अवस्था कौन सी है? आंतरिक भाषा की है, इनर लैंग्वेज की, जिसमें बच्चे ध्वनि रहित वाणी का उपयोग करते हुए विचारों में स्वेच्छा से परिवर्तन करने के योग्य हो जाते हैं। तो कुछ थोड़ी सी और 4-5 साल के जो बच्चे होते हैं फिर वो बोलते नहीं है, वो खुद से बात करते हैं पर वो मन में ही अपने से बात करने लग जाते हैं, बाहर आवाज उसमें आना बंद हो जाता है। तो वो हो जाता है आपका आंतरिक भाषा। तो आंतरिक भाषा, आत्म केंद्रित भाषा, इन सब की बात किसने करी है? तो इन सब की बात यहाँ पर वाइगोत्स्की ने करी है। नेक्स्ट आपका आता है चिंतन की प्रथम अवस्था में वस्तुओं को वर्गों या ढेरों में संगठित किया जाता है। यह वर्गीकरण उनमें दिखने वाले समानताओं और विभिन्नताओं पर आधारित होता है। इस नियम का आधार कोई नियम या तर्क नहीं होता। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि रचना के रूप में चिंतन है, जिसमें बच्चे वस्तुओं को अलग अलग अवयवों, अपरिवर्तनीय, मूर्त तथा वास्तविक संबंधों के प्रकटीकरण से अपनी चीजों को व्यक्त करते हैं। अंतिम अवस्था में बच्चे अमूर्त रूप से तत्वों को जुड़ जाते हैं और उनका विश्लेषण करना शुरू करते हैं। अब वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाता है तो 3 चीजें होती है। प्रथम, एक अवस्था से दूसरी अवस्था के संधि काल में मौलिक संरचनाएं नष्ट हो जाती है और नई संरचनाओं का निर्माण होता है। उनका यह भी मानना था कि अंतिम अवस्था में भाषा एवं चिंतन का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। तो वाइगोत्स्की ने भाषा और चिंतन को एक दूसरे से स्वतंत्र यहाँ पर माना है। संप्रत्यात्मक चिंतन का विकास। अब संप्रत्यात्मक चिंतन आपका यहाँ पर क्या कहता है? संप्रत्यात्मक चिंतन का विकास तथा आंतरिक भाषा दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। चिंतन बिना भाषा के भी प्रयुक्त होता है, विशेषकर जब चिंतन अवाचिक होता है, जैसे चाक्षुष या गति से जुड़ा हो। भाषा बिना चिंतन के भी प्रयुक्त होती है जब हम अपनी भावनाओं या कुशल क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, मैं सकुशल हूँ। जब ये जो चीजें हैं ये एक दूसरे से जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया? शाब्दिक
चिंतन तथा तार्किक भाषा इससे उत्पन्न होती है। भाषा निर्धारक के रूप में चिंतन। स्विट्जरलैंड के जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, उनका मत था कि चिंतन मात्रा भाषा का निर्धारण ही नहीं करती, वरन इसके पहले ही उपस्थित रहता है। पियाजे का तर्क था कि बच्चे जो चिंतन की सहायता से आंतरिक छवि का निर्माण करते हैं, जैसे जब बच्चे कुछ को कुछ करते हुए देखते हैं तो बाद में उसकी नकल करते हैं, इस समय चिंतन उपस्थित होता है, परंतु भाषा उपस्थित प्रयुक्त नहीं होती। भाषा चिंतन के वाहकों में से एक है। भाषा क्या है? चिंतन के वाहकों में से एक है। जब प्रक्रियाओं को आत्मसात कर लिया जाता है या वे अंतरीकृत हो जाती है तो भाषा बच्चों के प्रतीकात्मक चिंतन का विस्तार करती है, परंतु भाषा चिंतन के मौलिक विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पियाजे का मत था कि यद्यपि भाषा बच्चों को सिखाई जा सकती है, तथापि शब्दों को समझने के लिए इसके छिपे हुए संप्रतियों की जानकारी चिंतन आवश्यक है। अतः भाषा की समझ के लिए चिंतन आधारभूत और आवश्यक है। अब इसके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चिंतन क्या होगा? सदैव लक्ष्यमुखी होगा। ठीक है, दो प्रकार है चिंतन के, स्वैली और यथार्थवादी। स्वैली यानी अपने आप में खोए रहना, यथार्थवादी यानी सच का सामना करना। ठीक है, आप पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे। और स्वैली क्या है कि मैं पढ़ लूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा। चिंतन के मूल तत्व प्रतिमा, कोई इमेज आदमी के लिए बनाना, तर्क देना उसके बारे में, उसके दोष विचार दोनों, निर्णय रिजल्ट निकालना समस्या का, और समस्या समाधान। निर्णय में क्या था कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन हम रिजल्ट के तौर पे निर्णय लेते हैं। समस्या समाधान, किसी भी समस्या का समाधान करना। समस्या समाधान में कितने प्रकार का था? फर्स्ट था आपका निगमनात्मक, जिसमें नियम से हमने जो समस्या है उसके समाधान निकाले थे। अवनात्मक, उसमें क्या किया था हमने? बहुत सारा रिसर्च किया, डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद हमने समस्या का समाधान निकाला। आलोचनात्मक, किसी भी चीज के बारे में उसका सही गलत दोनों के बारे में सोच के हमने समाधान निकाला। और सदृश्यवाची, तो ये इसमें क्या है कि दो चीजों में हमने तुलना की। निर्णय लेने में हम निष्कर्ष निकालते तो हम बनाते कि वस्तु के संबंध में निर्णय लेते हैं। समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक व्यवहार है जिसके तीन महत्वपूर्ण पहलू है: मौलिक, लक्ष्य और नियम। मौलिक, मूल अवस्था, जब आपको कुछ भी नहीं पता कि आपको क्या करना है। लक्ष्य, जब आपको पता है कि आपको ये चीजें पढ़नी है, ये चीजें नहीं पढ़नी। नियम, इन दोनों के बीच का प्रोसेस। समस्या समाधान की दो विधियां, यादृच्छिक और अन्वेषण तथा स्वतः शोध। यादृच्छिक, आपने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, फिर आपने कुछ अच्छा सा पढ़ने की सोची। स्वतः शोध, आपने फिक्स कर लिया कि आपको आरबीएसटी एनसीईआरटी पढ़नी है और उसी में आप दोनों को पढ़ेंगे, या तो एक को पढ़ेंगे, एक को नहीं पढ़ेंगे, या दोनों को साथ में लेके पढ़ेंगे, या दोनों को अल्टरनेट पढ़ेंगे। भाषा प्रतीकों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग हम एक दूसरे के संचार के समय करते हैं। वाचिक भाषा, जो हम बोल के करते हैं। सांकेतिक भाषा, जो गूंगे बहरों के काम आती है। आलेखीय भाषा, जो लिखित में काम आती है। व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा का विकास किस तरीके से होता है? साहचर्य से, बच्चे साथ रह के सीखेंगे, अनुकरण करके सीखेंगे और पुनर्वलन से सीखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सीटेट के एग्जाम्स में। अब हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। चिंतन हमेशा सम्मिलित नहीं होता। निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता? तो भाषा होती है, प्रतिमा होती है, और संप्रत्य होता है, प्रतीक भी होता है। तो इसमें देखिए रिजल्ट में इसने क्या दिया है माध्यमिक शिक्षा के अकॉर्डिंग। ए ऑप्शन इसमें यहाँ पर दिया है कि भाषा का चिंतन में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं और उस टाइम उनके पास में लैंग्वेज नहीं होती है, उसके बाद वो चीजें सीख जाते हैं और उसके बाद में वो उसके अनुसार बोलना शुरू करते हैं। स्वलीन चिंतन क्या होगा? काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की बात क्या होती है? स्वलीन आपके चिंतन है। यथार्थवादी चिंतन क्या है? यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है। यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण स्वली चिंतन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है। एक बार इसका थर्ड में आंसर देख लेंगे हम। थर्ड में आंसर हम यहाँ देखेंगे तो थर्ड में सी यहाँ पर ऑप्शन दिया है। सी ऑप्शन आपका स्वली चिंतन यहाँ पर है। श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण और दोष के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। तो क्या हो गया? ये आलोचनात्मक चिंतन इसका हो गया। आलोचनात्मक, ये रहा।
डी इसका ऑप्शन सही है। यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा, राम इस समस्या को हल करने के लिए चंदन का सहारा लेता है। तो उसे पता है कि इसका एक ही रिजल्ट आएगा कि 10 में से 4 घटाएंगे 6 ही आएगा। ये आपका अभिसारी चिंतन है। अपसरण चिंतन क्या होता है कि इसके 10 रिजल्ट आपको दे देते हैं। सृजनात्मक चिंतन, अपसरण चिंतन एक ही है। आलोचनात्मक इसके गुण और दोष की बात करेंगे, पर मैथ्स में एक ही रिजल्ट आएगा, इसलिए ये क्या होगा, एक ही इसका समस्या का समाधान है और एक ही इसका रिजल्ट आएगा, इसलिए ये अभिसारी चिंतन है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है अभिप्रेरणा, जो कि अपने आप में एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार हम एक नजर इनके क्वेश्चन आंसर को डालेंगे कि इसमें कोई डेफिनेशन यहाँ पर नहीं दी हो, क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस में डेफिनेशन दी होती है तो उस परिभाषा का परीक्षा में आने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर अभिप्रेरणा हमारा जाता है। अभिप्रेरणा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।